नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो गिरिराज पत्रिका का फरवरी 2021 का ये हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले फरवरी 2021 के हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और जनवरी के और उससे पहले के मंथ्स के सभी पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली बात तो ये कि इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दूसरी बात कि फरवरी 2021 का ये जो तीसरा पार्ट है गिरिराज पत्रिका का, इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया हो। तो आप चाहें, अगर आप रिवाइज नहीं करना चाहते तो आप वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर दिया गया है 4.63 लाख पीपल हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर हिम केयर स्कीम। हिम केयर योजना के अंतर्गत क्या 4.63 लाख लोगों को पंजीकृत किया जा चुका है। दूसरी स्कीम है कि अंडर सहारा योजना पीपल सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीज आर गिवन 2000 रुपये पर मंथ। सहारा योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को 2000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स की अगर आप बात करेंगे तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही है, परंतु दूसरी स्टेटमेंट में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है। क्योंकि डाउट इसलिए हो सकता है क्योंकि सहारा योजना जो है, इस योजना के तहत 2000 रुपया नहीं दिया जाता। 2000 रुपया पहले दिया जाता था, अब जो है इस योजना के तहत 3000 रुपया दिया जाता है। 3000 पर मंथ जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसी हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, ओनली वन, क्योंकि पहली ही स्टेटमेंट हमारे पास सही दी गई है। अगर यहाँ से कुछ और चीज़ें भी हम जो इम्पोर्टेंट डिस्कस कर सकते हैं वो डिस्कस करें। देखिए, एक पूरा इनकी डाटा दिया गया था कि कौन सी योजना, किस योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिला, क्या नहीं, उसको हम वीडियो के लास्ट में जो है वो ग्राफ की सहायता से समझेंगे, तो उसको बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। इसमें कहा गया है, इन विच ईयर डिड द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बिकम द फर्स्ट डिजिटल असेंबली ऑफ द कंट्री। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की पहली डिजिटल असेंबली किस वर्ष बनी थी। अभी देखिए, अभी लास्ट इससे पहले जो गिरिराज पत्रिका हमने डिस्कस की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश ने जो है वो कैबिनेट ज्ञापन और कैबिनेट की कार्रवाई को जो है वो कागज रहित जो है वो बना दिया, यानी कि पेपरलेस कैबिनेट की जो कार्रवाई होती है उसको पेपरलेस बनाया है। तो हिमाचल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बन गया। तो उसी से रिलेटेड एक कंप्लीट आर्टिकल आया था, जिस आर्टिकल में ये चीज़ बताई गई थी। तो हिमाचल प्रदेश जो था वो 2014 में देश की पहली ऐसी असेंबली बनी थी जो डिजिटल थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब डिजिटल से आपका क्या मतलब है। डिजिटल से मतलब है कि जहाँ पर सारा कामकाज जो है वो हाईटेक और पेपरलेस होगा। हाईटेक और पेपरलेस मतलब ये जो ई विधान प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत सदन के हर विधायक की सीट पर एक टच स्क्रीन लगाई गई है, यानी कि जितने भी हमारे MLA हैं उन सभी की सीट्स पर एक टच स्क्रीन होगा, लाइक टैबलेट टैब जो हमारा होता है उसकी तरह होगा। और इसमें जो है वो पूरे दिन का एजेंडा बताया गया होता है, प्रश्न बताए गए थे, उनके उत्तर बताए गए होते हैं, सदन के पटल पर कौन कौन से कागजात रखे जाएंगे उनका PDF दिया गया होता है। तो ये सब इसमें होता है। अगर बात करें ई विधान प्रणाली की, तो ये जो ई विधान प्रणाली है, इससे जो है वो 15 करोड़ रुपए की बचत होगी और करीब 6000 पेड़ जो है वो कटने से बच जाएंगे। क्योंकि पेड़ जो है वो कहाँ से बनते हैं, पेड़ों के काटने से बनते हैं। तो यहाँ से जो है पेड़ों को भी कम काटना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो है ये स्थापित की गई सबसे पहले ई विधान प्रणाली है। इसको जो है वो ई गवर्नेंस में भारत सरकार द्वारा हैदराबाद में 2018 में एक ई गवर्नेंस प्रोग्राम आयोजित किया गया था। यहाँ पर जो था हिमाचल प्रदेश विधानसभा को सम्मानित किया जा चुका है। इस प्रणाली के आने से हिमाचल प्रदेश को काफ़ी फायदा होगा, लगभग 32,000 कागज जो हैं वो बच जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है, नेशनल सर्विस स्कीम जिसको NSS कहते हैं, NSS वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। तो राष्ट्रीय सेवा योजना किस वर्ष स्थापित की गई थी। ये जो NSS थी ये स्थापित की गई थी, ऑप्शन बी 1969। 1969 में NSS को स्थापित किया गया था। अब हम जानेंगे भी कि ये न्यूज़ में क्यों थी। देखिए, उससे पहले NSS के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। ये जो NSS है एग्जैक्टली इसकी स्थापना 24 सितंबर 1969 में की गई थी। अब गिरिराज पत्रिका में क्या आया था, तो देखो गिरिराज पत्रिका में आया था NSS का मोटो,
ये जो राष्ट्रीय सेवा योजना है इसका मोटो जो था यहाँ पर आया था। इसका मोटो क्या है? मोटो आपको पता होना चाहिए। इसका मोटो है नॉट मी बट यू। ये इसका मोटो है। मोटो इसका याद रखिए, ये देख लीजिए, ये इसका मोटो है, यहाँ पर बताया गया है। उसी तरह एनसीसी भी होता है। एनसीसी के बारे में जानना भी आपको इम्पोर्टेंट है। एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर बात करें कि इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना जो था अराउंड 1948 जो था वो की गई थी। और इसका जो मोटो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन मतलब एकता और अनुशासन, ये इसका मोटो है। ये जो मोटो होता है इसको हिंदी में आदर्श वाक्य कहा जाता है। इनका आदर्श वाक्य अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये सब आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर पूछा गया है रीजनल वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पोंग डैम वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। तो क्षेत्रीय जल क्रीड़ा केंद्र पोंग बांध में किस वर्ष स्थापित किया गया था? पहले ये न्यूज़ में क्यों था ये मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि गिरिराज पत्रिका में कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में प्रवासी और गैर प्रवासी जो जल पक्षी होते हैं उनके आवास में जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है। तो वहीं पर पोंग डैम का बात आया था। तो पोंग डैम से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगा, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। गिरिराज में हालांकि इस तरह का डाटा नहीं दिया गया था। तो बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन बी 1980 में जो था, 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको वाटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर भी कहा जाता है। और उसी तरह अगर बात करें पोंग डैम की, तो पोंग डैम की स्थापना जो था वो कब हुई थी? पोंग डैम की स्थापना 1975 में की गई थी। ये आप याद रखिए कि पोंग डैम की स्थापना कब की गई। ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। ये जो पोंग डैम है इसको महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप सागर डैम कहाँ पर स्थित है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है और इसको पोंग डैम भी कहा जाता है। पोंग डैम की स्थापना जो थी वो 1978 में की गई थी। पोंग डैम में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो था वो 1980 में स्थापित किया गया था, 1980 में स्थापित किया गया था। उसी तरह देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है नैनगाहर वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नैनगाहर घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखो नैनगाहर घाटी कहाँ पर स्थित है और ये क्यों गिरिराज पत्रिका में आई थी ये तो हम बात करेंगे ही। पहले जान लेते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये जो नैनगाहर घाटी है यहाँ पर एक झील स्थित है। कौन सी झील है वो झील है नीलकंठ झील। तो नीलकंठ झील जो है वो नैनगाहर घाटी में स्थित है और नैनगाहर घाटी जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। अब ये क्वेश्चन जो कि नीलकंठ झील के बारे में मैंने आपको बताया, ये 1 लाइन क्वेश्चन में भी कवर हो जाएगा। जो 1 लाइन क्वेश्चन मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूँगा या फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएगा। परंतु जब यहाँ पर बात की गई है वैलीज और लेक्स की, तो एक बार उनको रिवाइज ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन कौन सी घाटियाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले याद रखिए कि बसपा घाटी कहाँ पर स्थित है, ये किन्नौर में स्थित है। इस घाटी को सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पब्बर घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी भी कहा जाता है। उसी तरह सोलन में कौन कौन सी वैली स्थित है? दून वैली कहाँ पर स्थित है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये सोलन में स्थित है। सप्रून घाटी कहाँ पर है? ये भी सोलन में स्थित है। और अगर बात करें कियारदा दून घाटी की, तो कियारदा दून घाटी कहाँ पर है? ये सिरमौर में स्थित है। कियारदा दून घाटी को जो है वो पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज हमने डिस्कस की। अब एक और इम्पॉर्टेंट वैली जो लास्ट टाइम एग्जाम में पूछी गई थी, इमला बिमला घाटी, इसके बारे में मेंस के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इमला बिमला घाटी मंडी में स्थित है। मेंस में जब ये क्वेश्चन आया था तो मेंस के एग्जाम में आप क्या यहाँ पर लिख सकते थे? तो देखो मेंस में आप इस तरह का डाटा ऐड कर सकते थे कि इमला बिमला घाटी मंडी जिले में स्थित है और ये घाटी जो है ये अपनी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। ये घाटी जो है ये अत्यंत उपजाऊ है, समतल है और प्राचीन समय में ये घाटी जो था ये सुकेत नामक क्षेत्र में पड़ती थी। और यहाँ पर जो पाए जाने वाली प्राचीन मानव जनजातियाँ हैं उनमें कोली, कनैत, नाग, यक्ष, किन्नर, दास, ये सब लोग जो था वो आते थे। और यहाँ के जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है, पशुपालन है, कढ़ाई, बुनाई, व्यापार, मजदूरी, ये सब यहाँ के लोग करते हैं। और यहाँ की मुख्य जो फसलें हैं जो लोग उगाते हैं उनमें गेहूँ, धान, जौ, सरसों, आलू, गोभी,
मूली, लहसुन, प्याज, ये सब सब्जियां या फिर फसलें आती हैं। तो इस तरह से थोड़ा बहुत आप लिख सकते थे, क्योंकि वर्ड लिमिट भी वहाँ पर होती है, तो आपको थोड़ी चीज़ें और अच्छी मात्रा में वहाँ पर लिखनी होती है, और भी आप अपने लेवल पर पढ़कर कुछ यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बाकी आप कुछ डाटा देख लीजिए जो गिरिराज पत्रिका में दिया गया था। हिमाचल प्रदेश की सड़कें सबसे पहले आप देखिए कि 2020 में कितनी है और 1971 में कितनी थी। तो 38,470 किलोमीटर अभी हैं प्रेजेंटली, और 7,370 किलोमीटर जो था वो 1971 में थी। उसी तरह शैक्षणिक संस्थान देख लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वास्थ्य संस्थान भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विद्युतीकरण गांव कितने हैं ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको एक बार देख लीजिए, कई बार पूछ ली जाते हैं इस तरह की चीज़ें। 1971 में 3,249 गांव जो था वो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर थी वो वैसे गांव थे। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश में 17,855, यानी कि कम्प्लीटली जो है हिमाचल प्रदेश को विद्युतीकृत किया जा चुका है। अगर बात करें कि कितनी हेक्टेयर कृषि भूमि पर जो है वो कृषि और बागवानी की जा रही है, तो 1971 में जो है वो 45,240, यानी कि 45,240 हेक्टेयर भूमि पर की जाती थी। प्रेजेंटली 2,33,098 हेक्टेयर भूमि पर जो है वो की जाती है। अगर बात करें साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर 1971 में 32% था। अगर बात करें 2020 की, तो प्रेजेंटली 86% है। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 1971 में 651 रुपये थी, और 2020 में जो था वो 1,95,255 रुपये है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हो गया जो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब कुछ और चीज़ें देख लीजिए, जैसे कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के बारे में। ये जो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना है, यहाँ पर देखिए आप, इस योजना के तहत कितने लोगों को 99,349 किसानों को जो है वो लाभान मिल चुका है, यानी कि इतने लोगों ने प्राकृतिक खेती को अडॉप्ट किया है। 5,095, यानी कि 5,095 हेक्टेयर क्षेत्र पर जो है वो प्राकृतिक खेती की जा रही है। अटल टनल की बात करें तो ये 10,000 फुट की ऊंचाई पर बनी हुई है। 3200 करोड़ रुपए लागत यहाँ पर आई है। 9.02 किलोमीटर ये लंबी है। स्मार्ट सिटी की बात करें तो यहाँ पर शिमला और धर्मशाला को इसके तहत लाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो इसके तहत जो है हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा खुले में शौच मुक्त राज्य जो है वो बना है। इसके तहत जो है वो 31.46 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जा चुका है। अगर उसी तरह बात करें जल जीवन मिशन की, तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु एक बार आप पढ़ लीजिएगा अपने लेवल पर। अगर बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, तो ये भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसी तरह बात करें प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना की, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उज्ज्वला योजना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुख्यमंत्री आवास योजना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर कितने पैसे खर्च किए गए ये इम्पोर्टेंट है। 60 करोड़ रुपया जो है खर्च किया जा चुका है। उसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत 21.76 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जा चुका है। उसी तरह हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना है, तो इसके तहत 2.91 लाख लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवा दिया गया है, और 105 करोड़ रुपया जो है वो खर्च यहाँ पर हुआ है। 1.67 लाख लाभार्थी को जो है वो अतिरिक्त एक गैस रिफिल जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। सहारा योजना के तहत 3,000 रुपया दिया जाता है जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो दिया गया है। हिमकेयर योजना भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर देख लीजिए 4.63 लाख लोगों को यहाँ पर पंजीकृत किया गया है, और 1.33 लाख लाभार्थी जो हैं इनके ऊपर 131.33 करोड़ रुपया जो है ये खर्च किया जा चुका है, यानी कि इतने करोड़ रुपया का इनको निःशुल्क जो है वो इलाज प्रोवाइड करवाया जा चुका है। उसी तरह जनमंच की बात करें तो जनमंच जो है यहाँ से सीधा संवाद लोगों के साथ किया जाता है। 68 विधानसभा क्षेत्रों में 200 जनमंच जो है अभी तक आयोजित किए जा चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करें तो इसके तहत 3,90,916 वृद्ध जनों को जो है वो यहाँ से 1,500 रुपया मासिक पेंशन जो है वो मिल रही है, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के ऊपर 642.58 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जा चुका है। तो ये डाटा दिया गया था जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, और बाकी जितना भी डाटा है वो सभी आपके सामने है। आप इस वीडियो को पॉज करके सारा डाटा जो है वो पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अटल टनल। अटल सुरंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर दिया गया है कि इस टनल के बनने से जो अटल मनाली और लेह के बीच में सड़क की दूरी है वो 56 किलोमीटर कम हो गई है, और समय जो है वो लगभग 5 से 6 घंटे का कम हो गया है।
और दूसरी स्टेटमेंट है कि यह देश की जो है वो देश की सशस्त्र जो सेनाएं हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको यहाँ से बेनिफिट पहुँचाएगी। तो ये दो स्टेटमेंटें आपके पास दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। लास्ट टाइम ही गिरिराज पत्रिका में क्वेश्चन में डिस्कस किया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।